फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रांच पे। आज हम लोग देखने वाले हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब को। इसके पहले यूरोपीय कंपनी का आगमन को हमने देख लिया था। चलिए इसके पहले नोट्स को देखेंगे और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो यह था मुर्शिद कुली खान। इसका जो शासनकाल रहता है 1717 से लेकर के 1727 ईस्वी तक था। इसने अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद को बनाया था और मकसूदाबाद का नाम चेंज कर क्या कर दिया था? मुर्शिदाबाद रख दिया। इसने भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था आरंभ की। इजारा व्यवस्था किसने आरंभ की थी? तो यह मुर्शिद कुली खान ने। अब देखते हैं अली वर्दी खां। अली वर्दी खां का जो शासनकाल है 1740 से लेकर के 1756 तक का शासनकाल है। अलीवर्दी खान ने यूरोपियों की तुलना किससे की है? तो मधुमक्खियों से तुलना की थी और कहा कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वह शहद देगी और यदि छेड़ा जाए तो वह काट काट कर मार डालेगी। इसकी मृत्यु के पश्चात उसका जो उसका जो नाती था सिराजुद्दौला, वही उत्तराधिकारी बना था। ब्लैक होल की कथित घटना कब हुई थी? तो 20 जून 1756 को हुई थी। डेट ध्यान रखिएगा। ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? 20 जून 1756 ईस्वी में हुई थी। या क्या था? इसमें 146 अंग्रेजों को बंदी बना दिया था, जिसमें से मात्र 23 लोग ही जिंदा बच पाए थे। आगे जानते हैं इसके बारे में। ब्लैक हॉल की घटना कब हुआ था? तो 20 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला के समय में ही हुई थी। जेड हॉलवेल, जो शेष जीवित रहने वालों में से एक था, के अनुसार 18 फीट लंबे 14 फीट 10 इंच चौड़े कक्ष में 146 अंग्रेज बंदी कर दिए गए और अगले दिन उनमें से केवल 23 व्यक्ति ही जिंदा बच पाए। यह घटना क्या कहलाती है? तो ब्लैक हॉल के नाम से प्रसिद्ध है। समकालीन मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियार उल मुतखरीन किसने लिखी है? तो गुलाम हुसैन की पुस्तक है सियार उल मुतखरीन में इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन माना जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव माना जाता है, जिसने प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। प्लासी का युद्ध के बारे में जानते हैं। वर्तमान नाम क्या है? तो पलासी है। का युद्ध मैदान कहाँ था? तो पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे। ध्यान रखिएगा, भागीरथी के किनारे 23 जून 1757 ईस्वी को कौन सा युद्ध होता है? तो प्लासी का युद्ध होता है। क्लाइव भारत में बंगाल के गवर्नर के पद पर 1757 से लेकर के 1760 ईस्वी तक तथा 1765 से लेकर 1767 ईस्वी तक रहा था। 2 बार शासन करता है, 1757 से लेकर के 1760 ईस्वी तक और 1765 से लेकर के 1767 ईस्वी तक रहा था। इस दौरान उसने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की। शुजा-उद-दौला के साथ कौन सी संधि की? तो इलाहाबाद की द्वितीय संधि की, जबकि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के समय इलाहाबाद की पहली संधि की थी। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुजा-उद-दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की। अंग्रेज सैनिकों एक श्वेत विद्रोह उसके समय में हुआ था। अंग्रेज सैनिकों का एक श्वेत विद्रोह किसके समय में हुआ था? बताइएगा, किसके समय हुआ? क्लाइव द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज की स्थापना की गई। क्लाइव द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज की स्थापना की गई। किसके द्वारा? तो क्लाइव के द्वारा। क्लाइव एक सैनिक रूप में जन नेता था। क्लाइव जो था एक सैनिक रूप में क्या था? तो जन नेता था। विलियम पिट का यह कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था। किसने कहा है? तो यह विलियम पिट के द्वारा कहा गया है कि रॉबर्ट क्लाइव जो है यह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक है। ये हेवन बॉर्न जनरल। अब जानते हैं अली वर्दी खां के बारे में। अली वर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम सबसे योग्य था। पूर्णिया तथा रंगपुर के फौजदार के रूप में वह अपनी योग्यता पहले ही दर्शा चुका था। वह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि मुंगेर को राजधानी बंगाल का नवाब जो था किसने मुंगेर की राजधानी बनाया था? तो मीर कासिम के द्वारा। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र में वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक न हो। मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया। मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया, इसलिए मुंगेर में तोपों तथा तोड़ेदार बंदूकों की फैक्ट्री की स्थापना की। इसके अतिरिक्त मीर कासिम राज्य की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहा। जिन अधिकारियों ने गबन किया था उन पर बड़े बड़े जुर्माने लगाए गए, कुछ नए कर भी उसने लगाए। 22 अक्टूबर 1764 को क्या होता है? मीर कासिम अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, दिल्ली के मुगल शासक शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना के साथ क्या होता है? बक्सर
बक्सर के युद्ध होता है और जिसमें मीर कासिम क्या हो जाता है, परास्त किया जाता है। तीनों के तीनों हार जाते हैं। शाह आलम द्वितीय, शुजा-उद-दौला जो कि अवध के नवाब थे, और मीर कासिम, अब 10 नवाब थे उस समय जो नवाब थे कौन थे, मीर जाफर। मीर जाफर, ध्यान रखिएगा। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में था। नेतृत्व कौन कर रहा था, क्या कर रहा था, मेजर हेक्टर मुनरो। इस युद्ध के समय वेस्टॉट बंगाल का गवर्नर था। वेस्टॉट क्या था, बंगाल का गवर्नर था। बंगाल का गवर्नर कौन था, 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ उस समय बंगाल का गवर्नर था वेस्टॉट। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेजी को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, ये पूछा जाता है। जहां मैं गोला लगाती हूँ ध्यान रखिएगा, मीर जाफर था, जबकि नवाब कौन था, तो वेस्टॉट था। दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। दिल्ली का शासक कौन था, तो शाह आलम द्वितीय था। इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुई थी, तो 16 अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र थे नवाब ने छोड़ दिए, शाह आलम को मिले। किसे मिले, तो शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को संधि के अनुसार मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी। 2 संधि याद रखिएगा इलाहाबाद की। एक हो जाता है 12 अगस्त 1765। 12 अगस्त 1765 को बक्सर के युद्ध के पश्चात 2 संधि होती है, जिसमें 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है, पहली संधि होती है, जबकि द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को होता है। इस समय बंगाल का नवाब कौन था, तो यह वेंसीटॉट था। जबकि नवाब कौन था, गवर्नर तो ये वेंसीटॉट था, जबकि नवाब कौन था, तो यह था मीर जाफर। ध्यान रखिएगा, बक्सर के युद्ध में अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, दिल्ली सल्तनत मतलब दिल्ली का जो शासक था मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम के बीच तीनों मिलकर के लड़ा था। नेतृत्व कौन कर रहा था, तो हेक्टर मुनरो। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किसने प्रदान कर दी थी, तो शाह आलम द्वितीय ने। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। बंगाल का गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव। इस समय बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। द्वैध शासन किसने बंगाल में प्रारंभ की, तो रॉबर्ट क्लाइव ने। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए राजा सिताब राय बिहार के नवाब बनाए गए। बिहार के क्या बनाए गए, बिहार के उप दीवान राजा सिताब राय, और वही उप दीवान बंगाल के मोहम्मद रजा खां को बनाया गया। ध्यान रखिएगा नाम को। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। उसे अंधा कर दिया गया तथा उसे क्या कर दिया गया, अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। कब दिल्ली पर अधिकार हो गया, तो 1803 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय के समय। शाह आलम द्वितीय तथा उसके 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रहे। अकबर द्वितीय का नाम तो जानते होंगे, राजा राम मोहन राय को किसका उपाधि दिया था, तो राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय। चलिए ध्यान रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए। 1765 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा सिलहट की दीवानी प्राप्त की गई तथा बर्मा 1765 ईस्वी में क्या हुआ, अंग्रेजों द्वारा सिलहट की दीवानी प्राप्त की गई तथा बर्मा युद्ध के बाद अस्कॉट तथा सिलहट को जयंतिया तथा गारो पहाड़ी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाने लगा। गारो और जयंतिया कहाँ पहाड़ी है, तो मेघालय में है, जिसके विरोध स्वरूप इन पहाड़ियों पर रहने वाले खासी जनजाति के लोग ने अपने नेता तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किए। खासी जनजाति ने कौन सा विद्रोह किया, तो तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया खासी के जनजाति। के एम पनिकर ने कहा कि 1765 से लेकर के 1772 ईस्वी तक का जो कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज स्थापित कर दिया। किसने कहा था, के एम पनिकर ने। द्वैध शासन किसने लागू कर दिया, तो रॉबर्ट क्लाइव ने। कब, तो 1765 ईस्वी में। 1765 ईस्वी में। वही वॉरेन हास्टिंग के द्वारा 1772 ईस्वी में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसे बनाएंगे। इसका डिटेल में बताने वाली नहीं हूँ। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ऐसे वीडियो लंबी बन जाएगी। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मुर्शिद कुली खान। राजधानी कहाँ बनाया था, तो यह मुर्शिदाबाद को
मुर्शिदाबाद को। यह किसके द्वारा बनाया गया था? तो यह फर्रुखसियर के द्वारा बनाया गया था। 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान को बंगाल का गवर्नर सूबेदार नियुक्त किया गया था। कब? तो 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के पश्चात उसका जो दामाद था शुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई। अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शिद कुली खान था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? तो वही है मुर्शिद कुली खान। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? यह क्या था? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध कब हुआ था बताइएगा? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। यह मानी जाती है प्लासी का युद्ध। कब हुआ था? 23 जून 1757। 23 जून 1757, डेट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, अभी हमने बताया 23 जून 1757। ऑप्शन नंबर बी, सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। किस युद्ध में? सिराजुद्दौला है जो प्लासी का युद्ध में परास्त हुआ था। धोखे के द्वारा इसे हराया गया था। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो यह था रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है? तो यह कहा जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव को किसने यह कहा था? तो विलियम पिट ने ऐसा कहा था। नाम ध्यान रखिएगा। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। पश्चिम बंगाल, नदिया जिला। किस नदी के किनारे? भागीरथी नदी के किनारे। इसका वर्तमान नाम क्या है? प्लासी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी? यह की थी मीर कासिम ने। मीर कासिम ने किससे बचने के लिए? अंग्रेजों के षड्यंत्रों से बचने के लिए यह सब से दूर रहना चाहता था, हस्तक्षेप से दूर रहना चाहता था, और मुंगेर में ही गोला बारूद की फैक्ट्री की स्थापना की थी। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था, यह था बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। इसमें अवध के नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल के नवाब अपदस्त नवाब मीर कासिम और मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम द्वितीय, तीनों भाग लेते हैं। जबकि अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो हेक्टर मुनरो के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? पता है प्लासी का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। 22 अक्टूबर 1764। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो यह था शाह आलम द्वितीय। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो यह था मीर जाफर। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की वह कौन था? तो यह था शाह आलम द्वितीय ने दीवानी प्राप्त कर दी थी। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद के संधि के तहत रॉबर्ट क्लाइव को सारा का सारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है उसका दीवानी प्रदान कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1788 ईस्वी में इसे अंधा कर दिया गया था। शाह आलम द्वितीय के समय 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। ये सब हम लोग देख लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? यह प्रदान की थी मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ? तो रॉबर्ट क्लाइव। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? बनाया था मोहम्मद रजा खान को बंगाल का उप दीवान बनाया था। जबकि सिताब राय को कहाँ का बनाया था? बताइएगा। सिताब राय को अभी हमने बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी संधि कब होता है? तो 16 अगस्त 1765 ईस्वी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 लाख रुपए वार्षिक अदा करना था। 26 लाख वार्षिक अदा करना था। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न तो लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। 26 लाख रुपए वार्षिक आय के कारण ही बंगाल और बिहार, उड़ीसा सब का दीवानी सौंप दी थी।
नेक्स्ट है 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? क्या आए थे? खासी। खासी जो जनजाति है मेघालय में देखने को मिलता है। 1765 ईस्वी में सिलहट आए थे। खासी जनजाति के लोग चावल, नमक एवं सूखी मछलियों के बदले रेशम, सूती सामान, लोहा, मोम, मधु एवं सिम का व्यापार करने हेतु सिलहट की सीमा पर पंडुआ में आते थे। खासी पर्वतों में पाए जाने वाले चूना पत्थर का उपयोग तब बंगाल में चूना पत्थर की मांग की पूर्ति हेतु किया जाता था। कुछ समय पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी चूना पत्थर का व्यापार करने लगे, जिससे वे खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? इसमें से बताना है कौन सा कथन सही दिया गया है। राजा टिकैत राय नवाब आसिफउद्दौला के अर्थ मंत्री थे, रुपया पैसा के मंत्री थे। अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों का उच्च स्थान प्राप्त था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही दिया गया है। इसे पढ़ लीजिएगा। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? पहले हो जाएगा अंबर का युद्ध, उसके बाद प्लासी का युद्ध, फिर वांडीवास का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था बताइएगा? यह हुआ था 1700। बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में और वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में। किसके बीच? अंग्रेज और फ्रांसों के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 जून 1757, 22 अक्टूबर 1764 अंबुर का युद्ध कब हुआ था ये देख लेते हैं आगे। अंबुर का जो युद्ध हुआ था यह होता अगस्त 1749 को। अगस्त 1749 को होता है। मुजफ्फर जंग, चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेनाओं ने वेलूर के समीप अंबर या फिर अंबुर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर दिया और उसकी हत्या कर दी। मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन गया। इस उपलक्ष्य में उसने अपने हितकारी डुप्ले के कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग में मुगल प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया, जहाँ उत्तरी सरकार के कुछ जिले भी फ्रांसीसियों को दे दिए। इसके अतिरिक्त मुजफ्फर जंग की प्रार्थना पर एक फ्रेंच सेना की टुकड़ी बुस्से के नेतृत्व में हैदराबाद में तैनात कर दी गई। प्लासी का युद्ध दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वांडीवास के युद्ध की चर्चा की गई है। बक्सर का युद्ध। चलिए आगे बढ़ते। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ। यह हुआ था काउंट लाली। वांडीवास के युद्ध 1760 में क्या हुआ था? तो ब्रिटिश ने किसको हराया था? ब्रिटिश ने हराया था फ्रेंचों को। ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? यह लड़ा गया था फ्रांसीसियों के विरुद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव का हुआ था, जो कि गलत है। बक्सर का युद्ध को तो बता ही दिए। वांडीवास का जो युद्ध हुआ था फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, यह बिल्कुल सही दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1765 को हुआ था। वही वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को हुआ था। 22 जनवरी 1760 को हुआ था। वही चिलियावाला का जो युद्ध हुआ था 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया था। इसका जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? लॉर्ड गफ ने किया था। और तथा सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी गई थी। 1795 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? खुर्दा का युद्ध हुआ था। 1795 में खुर्दा का युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच? निजाम के विरुद्ध मराठों द्वारा लड़ा गया था, जिसमें निजाम की क्या हुई थी? हार हुई थी। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? यह किया था मराठों ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों के द्वारा किया गया। 3 आंग्ल मराठा युद्धों के बाद भी मराठा शक्ति को दबाया जा सका। मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर मराठों ने अपने साम्राज्य की आधारशिला रखी। उन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों ने भी लाभ उठाया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। सालाबाई की संधि से प्रथम युद्ध बंद हुआ। वेलेस्ली ने 1802 ईस्वी में अपने सहायक संधि के जाल में पेशवा को बांध लिया। 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग ने मराठों के रही सही शक्ति को समाप्त कर ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टॉपिक आ रहा है क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर। पंजाब एवं मैसूर के बारे में जानते हैं। क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर के बारे में। रंजीत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 13 नवंबर 1780 को हुआ था। 13 नवंबर 1780 ईस्वी को राजा रंजीत सिंह का जन्म हुआ था, जो कि सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। सुकरचकिया मिसल के जो मुखिया थे यह महासिंह थे और महासिंह के घर में इनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1780 ईस्वी को। महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 डेट याद रखिएगा। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। उसने 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 में कश्मीर
1818 में किसको जीतता है? क्या मुल्तान को। 1819 में कश्मीर को। 1834 ईस्वी में पेशावर को जीत लिया। 1798 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई। किसकी? तो अफगानिस्तान के शासक जमान शाह। रंजीत सिंह ने उसे निकलवा कर वापस भिजवा दिया। उस सेवा के बदले जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। 1799 ईस्वी में राजा रंजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया। कब? 1799 ईस्वी में। 1799 ईस्वी में लाहौर पर अधिकार कर लिया। उसे अपनी राजधानी बनाया। राजधानी किसे बनाया? राजनीतिक राजधानी लाहौर को बनाया, जबकि धार्मिक राजधानी किसे बनाया? अमृतसर को बनाया। अधिकार कर लिया, उसे अपनी राजधानी बनाया। जमान शाह ने उन्हें राजा की उपाधि दी। जमान शाह किसने? जमान शाह ने राजा रंजीत सिंह को राजा की उपाधि दी और लाहौर का अपना सूबेदार मान लिया। उसने 1805 ईस्वी में अमृतसर को भी भंगी मिसल से छीन लिया। किससे छीना था अमृतसर को? तो भंगी मिसल से। और कब छीना? तो 1805 ईस्वी में। तत्पश्चात पंजाब की राजनीतिक राजधानी किसे बनाया? लाहौर को। और धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों ही उसके अधीन आ गई। राजा रंजीत सिंह एक योग शासक था। उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी मेरी ले ली। यह किसने कहा था? तो राजा रंजीत सिंह ने। अफगान अमीर शाह सूजा ने राजा रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया। किसने? तो शाह सूजा ने। जो अफगान का अमीर शाह सूजा जो था, यह राजा रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया। कोहिनूर हीरा से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। 1839 ईस्वी में राजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद, कब मृत्यु होगी? 1839 ईस्वी में उसका जो पुत्र था खड़ंग सिंह सिंहासन पर बैठा। इसे अफीम खाने की आदत थी। इसके शासन काल के दौरान शीघ्र ही दरबार में दो विरोधी दलों संधावालिया सरदार चैत सिंह और अतर सिंह लहना सिंह तथा उसके भतीजे अजीत सिंह और डोगरा बंधुओं जैसे ध्यान सिंह, गुलाब सिंह और सुचेत सिंह की प्रतिद्वंदिता के कारण पंजाब में अराजकता फैल गई। चिलियावाला का युद्ध कब हुआ था? तो 13 जनवरी 1849 को। 13 जनवरी 1849 को चिलियावाला का युद्ध होता है, लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो लॉर्ड गफ ने किया था तथा सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी गई। यह युद्ध अनिर्णित समाप्त हुई। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी के समय में चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? लॉर्ड गफ ने कर रहा था। यह अनिर्णायक युद्ध लड़ा गया था। सिख सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो शेर सिंह कर रहे थे। ध्यान रखिएगा। महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 से 1849 ईस्वी तक शासन किया। दलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया था। दलीप सिंह ने सिख धर्म से कौन सा धर्म अपना लिया था? ईसाई धर्म को। और इन्होंने रूस की यात्रा भी की थी। इनका निधन अक्टूबर 1893 ईस्वी में पेरिस में हो गया था। इनकी जो अंत्येष्टि होती है, अंतिम क्रियाकलाप जो होता है, यह कहाँ में हुआ था? इंग्लैंड में। मृत्यु कहाँ हुई थी? जब फ्रांस में हुआ था। जबकि घूमने कहाँ गए थे? तो रूस भी गए थे। और अंत्येष्टि कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया तथा दलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया। कब? 1849 ईस्वी में। 1848-49 में कौन सा युद्ध लड़ा जाता है? 48-49 में लड़ा जाता है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया गया, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस मोस्ट फेबियाई सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष बनाया गया। जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविले मॉन्सेले को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। जॉन लॉरेंस, चार्ल्स ग्रेनविल मॉन्सेले और किसको अध्यक्ष कौन था? सर हेनरी लॉरेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1767 से 69 के बीच में लड़ा गया था। किसके बीच? तो हैदर अली के बीच लड़ा गया था और अंग्रेजों के बीच, जिसमें हैदर अली क्या होते हैं? विजय होते हैं। इस दौरान अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? तो वेरेल्स थे।
युद्ध 4 अप्रैल 1749 को मद्रास की संधि द्वारा समाप्त होता है। यहीं पे ध्यान रखिएगा, आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद जैसे ही आएगा तो सबसे पहले शॉर्ट में चलिएगा मद्रास, माँ से मद्रास और माँ से इससे बड़ा आ जाएगा मंगलौर। मंगलौर मंगलौर की संधि के तहत समाप्त हुआ था। इस दोनों से बड़ा आ जाएगा तीसरे नंबर पर श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम की संधि, 3 संधि याद रखिएगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में हुआ था, जिसमें हैदर अली की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। हैदर अली ने निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के बीच एक मोर्चा बनाया। जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया तथा कर्नल बेली के अधीन अंग्रेजी सेना को हराकर अरकाट पर अधिकार कर लिया। इसी दौरान टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पोल्लीलूर नामक स्थान पर हरा दिया। पोल्लीलूर नामक स्थान पर किसने हराया, तो यह टीपू सुल्तान ने। 1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयर कूट से हुआ, जिसने पोर्टोनोवा का युद्ध कब हुआ था, 1 जुलाई 1781 ईस्वी को पोर्टोनोवा का युद्ध हुआ, आयरकूट और किसके बीच, हैदर अली के बीच। पोल्लीलूर तथा सोलिंगुर में हैदर अली को परास्त कर दिया गया। दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। अंततः मंगलौर की संधि के तहत 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि हुई और इस संधि के तहत यह युद्ध समाप्त हो जाता है। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया। श्रीरंगपट्टनम को राजधानी किसने बनाया, तो टीपू सुल्तान ने, और यहाँ एक जैकोबियन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। कहाँ, फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। इसका जो दोस्ती था यह फ्रांसीसियों से ज्यादा था। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए ईरान, कुस्तुनतुनिया जो कि अभी नाम है इस्तांबुल, अफगानिस्तान और फ्रांस आदि को दूत मंडल भेजे और आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना की। इसे ध्यान रखिएगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1790 से लेकर के 1792 के बीच में होता है। 92 में क्या आता है, श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत यह युद्ध समाप्त होता है। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी के दौरान लड़ते हुए मारा गया था। इसके कुल के सदस्यों को वेलोर में कैद कर लिया गया। इसका जो परिवार जो था टीपू सुल्तान को, उसको बेलोर में कैद कर लिया गया। इस युद्ध के समय अंग्रेजी सेना को वेलेजली और स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलेजली को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की। किसे, वेलेजली को कौन सी उपाधि, मार्क्विस की उपाधि प्रदान की। कौन, तो आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने। युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः अडयार वंश के एक बालक कृष्णराज को बिठा दिया तथा कन्नारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपने राज में मिला लिया। बेगम समरू 1750 से 1836 ईस्वी में एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधना में कराया था। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ कराया, तो मेरठ के निकट सरधना में कराया था। बेगम समरू के पति एक यूरोपीय वाल्टर रेनहार्ट श्राम्बे थे, जिन्होंने कई रियासतों को सैन्य सेवाएं प्रदान की थी। श्राम्बे को बंगाल के नवाब नजफ खां ने सहारनपुर के रूहला सरदार जाब्ता खां को हराने में प्रमुख भूमिका के कारण सरधना की जागीर प्रदान की थी। अपने पति की मृत्यु के बाद बेगम समरू सरधना की शासिका बनी थी। यह बात हो रही है बेगम समरू की। चलिए अब देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित थे, तो यह सम्मिलित कौन सा था, यह हो जाएगा श्रीनगर। इनका जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के तहत हुआ था। महासी के घर में हुआ था। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। संधि का तत्कालिक प्रभाव यह हुआ कि राजा रंजीत सिंह का सतलज पार के सिख राजाओं के ऊपर प्रभुत्व जमाने का स्वप्न टूट गया। परंतु दूसरी ओर जैसे कनिंघम ने कहा कि राजा रंजीत सिंह को पश्चिम दिशा में प्रसार करने की खुली छूट मिल गई। 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 ईस्वी में कश्मीर और 1834 ईस्वी में पेशावर को जीत लिया। इस प्रकार प्रश्नगत विकल्प में श्रीनगर रंजीत सिंह के राज में सम्मिलित था। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे, तो सुकरचकिया। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी, तो यह थी लाहौर, जबकि धार्मिक राजधानी कहाँ थी, तो अमृतसर थी। 1798 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उसके तोपें चिनाब नदी में गिर गई। ये सब कहानी तो सुने ही होंगे। लौटा देने के कारण लाहौर पर अधिकार कर लिया था। कब, तो यह 1799 में। राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की, अदालत ए आला की स्थापना लाहौर में की थी, लाहौर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5।
रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, तभी बताया था। शाह शुजा से पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंखें की रोशनी ले ली? महाराजा रंजीत सिंह ने। रंजीत सिंह उन्हीं के बारे में डिटेल दिया गया है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो ये थे खड़क सिंह। खड़क सिंह ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र खड़क सिंह सिंहासन पर बैठा था। सिख राज का अंतिम राजा कौन था? तो यह था दलीप सिंह। दलीप सिंह 1843 से लेकर के 1849 ईस्वी तक शासन रहा था। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ, यह सही दिया गया है। इसके अंत्येष्टि कहाँ हुआ था? बताइएगा, अंत्येष्टि कहाँ हुआ था? इनका अंत्येष्टि जो हुआ था इंग्लैंड में हुआ था। रूस की यात्रा की थी, अंत्येष्टि कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। ईसाई धर्म को इन्होंने अपना लिया था। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दलीप सिंह। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था? सर हेनरी लॉरेंस भी था, जॉन लॉरेंस भी था, रॉबर्ट मोंटगोमरी कौन था? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा 3 की परिषद का सदस्य नहीं था? तो हो जाएगा एलियट, रॉबर्ट मोंटगोमरी। ए और डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इसी के बारे में डिटेल दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1766 से 69 ईस्वी में हुआ था, कौन विजयी हुआ था? इसमें हैदर अली। हैदर अली। मद्रास की संधि 4 अप्रैल 1769 को हुआ था। मद्रास की संधि 4 अप्रैल 1769 को। अब इसके बारे में डिटेल दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? क्या की थी? हैदर अली ने। हैदर अली ने। 1742 में वेंकट राय के नेतृत्व में मैसूर सेना ने डिडीगुल पर विजय प्राप्त की। किसके नेतृत्व में? तो वेंकट राय के नेतृत्व में। 1755 में मैसूर के महाराज ने स्थिति को संभालने के लिए हैदर अली को डिडीगुल भेजा। 1755 में हैदर अली ने डिडीगुल पर कब्जा कर लिया और इस किले को एक सैन्य चौकी में बदल दिया। बाद में हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक बन गया और 1770 ईस्वी में उन्होंने पुरसीन मीर साहब का डिंडीगुल का गवर्नर नियुक्त किया। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया तो यह था सर आयट कुट। कब हुआ था? कब हुआ था बताइए? यह हुआ था 1781 में, 1 जुलाई 1781 में। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम को। श्रीरंगपट्टनम को। जैकोबियन क्लब की स्थापना भी किसने किया था? जैकोबियन क्लब का जो स्थापना किया था टीपू सुल्तान ने। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया? तो यह था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था। यह हराया था पोलीलूर में। पोलीलूर में। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? क्या की थी? टीपू सुल्तान के साथ। 90 से 92 के बीच होता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। उसके बाद किस युद्ध के समाप्त होता है? कौन सी संधि के तहत? श्रीरंगपट्टनम की संधि। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? चतुर्थ आंग्ल मैसूर टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हो गया, मृत्यु हो गई, यह सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में 1767 से 69 के बीच में हुआ था। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर वेलेस था। युद्ध 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक था। इस दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग था। यह युद्ध 1784 ईस्वी में बंगलौर की संधि के तहत समाप्त हुआ था। वह तृतीय आंग्ल मैसूर 90 से 92 के बीच हुआ था और यह श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ था। अंग्रेजों की विरुद्ध सहायता के टीपू सुल्तान ने तुर्की से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। 1784-85 में उसने एक दूत कुस्तुनिया भेजा। 1787 ईस्वी में टीपू ने एक दूत मंडल फ्रांस में भेजा। यह युद्ध 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा समाप्त हुआ। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बताया जा रहा है। 4 मई 1799 को अंग्रेजी सेना ने श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया और टीपू ने लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त कर ली और टीपू के परिवार को बेलोर कैद कर लिया गया था। बेलोर के कैद में बंद कर लिया गया था। दिया गया है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि हुआ था 1765 ईस्वी को। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को पहली संधि हुई थी, जबकि 16 अगस्त 1765 को द्वितीय संधि हुई थी।
मद्रास की संधि, मद्रास की संधि कब हुई थी? ये हुई थी 1769 में। सालाबाई की संधि कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन को देख लीजिए, इसमें राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर सी। इलाहाबाद की जो संधि हुई थी 1765 में। मंगलौर की संधि हो गई थी 1784 ईस्वी में। और सालाबाई की संधि जो हुई थी, सालाबाई की संधि यह हुआ था 1769 को। और मद्रास की संधि हुई थी 1782 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। एक बार फिर से देख लेते हैं। इलाहाबाद की संधि 1765, मंगलौर की संधि 1784, सालाबाई की संधि 1782, मद्रास की संधि 1769। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिएगा एक बार फिर से, इसे कंफर्म कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी के बारे में डिटेल दिया गया है। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था सरधना में, सरधना में 1750 से 1836 ईस्वी के बीच इसका निर्माण कार्य हुआ था। इसका शासनकाल था। निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा इसमें सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए जो है, अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की, सही नहीं है। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किया था। आमेर में सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों को संस्कृत में अनुवाद कराया। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए ध्यान दिए। ये सब सही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। इसे देख लीजिएगा एक बार। यह जगह कौन सा कथन सही है ये देख लीजिए। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था, बिल्कुल सही दिया गया है। 23 जून 1757 को हुआ था प्लासी का युद्ध। 23 जून 1757 को क्या हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था। उसी का डिटेल दिया गया है। अब जो टॉपिक देखने के लिए मिलेगा गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय का। चलिए अब अगले वीडियो में देखने वाले हैं गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। चलिए आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक कर लें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।